हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम एमसीक्यू बूस्टर नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसका ये हमारा पार्ट 1 है। अपने इस पार्ट 1 में आज हम इंडियन पॉलिटी के 50 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। ये 50 प्रश्न किस तरीके से सॉल्व होंगे, आप जब प्रोमो वीडियो आपने इसका देखा होगा यूपीएससी प्रीलिम एमसीक्यू बूस्टर का, तो वहाँ पे आप समझ गए होंगे कि हम आपको डेली 10 एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे और उन्हीं 10 में से 50 एमसीक्यू कैसे जनरेट किए जा सकते हैं या किस तरीके से यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकती है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो बिना देरी के अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा जो पहला एमसीक्यू है वो रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड है। आप में से जिन बच्चों ने 3.0 लेट्स क्रैक इंडियन पॉलिटी की क्लास देखी होगी, वहाँ पे मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल की हिस्ट्री अर्थात हमारे संविधान के बनने का जो इतिहास है या कहें संवैधानिक जो प्रक्रम है वो कैसा रहा, किस तरीके से बना, किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को रेगुलेट करना शुरू किया, उसके बारे में कहानी बताई थी। ठीक है, तो उसी से संबंधित प्रश्न देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिला करे तो सबसे पहले आप इस लाइन को पेंसिल या पेन से पढ़ते वक्त अंडरलाइन करते हुए चलें और आप उन वर्ड को हाईलाइट कर लें। जैसे आपने देखा ना, कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ ऐसे गोला बना दो। बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, चाहे एग्जाम हॉल में हो, चाहे आप रूम पे टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो। इससे ये फायदा रहता है कि आपके दिमाग में ये है कि क्वेश्चन ने ये हमसे पूछा है कि सही नहीं बताना है। ये नहीं बताना कि सही कौन सा है, ये बताना है कौन सा सही नहीं है, क्योंकि अधिकांश बच्चे क्वेश्चन यहीं पे गलती करते हैं। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो ऑप्शन अब पढ़ना है। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ऑप्शन सी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ऑप्शन डी, इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने का प्रथम प्रयास किया गया। बिल्कुल सही। अब आपको जब भी 1773 का अधिनियम आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में या पॉलिटी में, तो आप वहाँ पे देखते हैं कि 1773 का अधिनियम उस दौर में आया जब कंपनी ने 1764 की बक्सर विजय कर ली और बक्सर विजय के बाद कंपनी ने बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की। 3 प्रकार के द्वैत शासन हैं, आप हमेशा पढ़ेंगे, मैंने कई बार बताया है। एक द्वैत शासन वो था जो 1764 से 1773 के दौरान बंगाल में लगाया गया, जिसमें निजामत और दीवानी के कार्य से संबंधित बातें की गई थी। जिसमें आपको पता हो कि जो राजा था वो जितने प्रशासन से रिलेटेड काम होते थे वो करता था और जो रेवेन्यू की जिम्मेदारी होती थी वो कंपनी के हाथों में आ गई थी। तो ये निजामत और राजस्व की बातें वहाँ पे थी। ठीक है, दीवानी की, निजामत और दीवानी। बात आती है उसके बाद द्वैत शासन। तो उसके बाद जो द्वैत शासन की शुरुआत हुई वो आगे चल के आप पिट्स इंडिया एक्ट में देखेंगे, जब कंपनी के कार्यों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में। एंड तीसरा जो द्वैत शासन है वो आपको 1919 के अधिनियम में मिलेगा। और वास्तव में यूपीएससी कई बार क्वेश्चन इसी पे पूछती है। इसका मतलब होता है कि प्रांतों के विषयों को 2 भागों में डिवाइड करना, हस्तांतरित और आरक्षित। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको हिस्ट्री की क्लास में बताई है। ये द्वैत शासन का कॉन्सेप्ट आप समझ गए, इनमें क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। अब यहाँ पे बात आती है कि जब ये स्थिति थी तो उसी समय वहाँ पे कंपनी ने सोचा, या कहें कि कंपनी के ऊपर जो ब्रिटिश सरकार है उसने सोचा कि क्यों ना 1764 से चली आ रही व्यवस्था को हम चेंज करें और कंपनी को रेगुलेट करें। तो इसको रेगुलेट करने के लिए कंपनी ने उस समय के बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया और उसे बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया। गवर्नर जो शब्द था वो एक प्रोविंस के लिए इस्तेमाल होता था, छोटा शब्द था, तो उसको प्रमोट किया, अर्थात हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, फिर बात आती है कि जो उस समय गवर्नर बनाए गए, कहने का मतलब जो गवर्नर जनरल बने बंगाल के प्रथम, वो थे वॉरेन हेस्टिंग। अब यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, मतलब ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वो विलियम बेंटिक हैं। ठीक है, अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन था ब्रिटिश टाइम पीरियड में, तो वो लॉर्ड कैनिंग है।
प्रथम वायसराय कौन था, तो वो भी कैनिंग है ना। तो ऐसे आपको याद रखना है। अंतिम वायसराय कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो सी राजगोपालाचारी। और ब्रिटिश कौन है, तो आप बता सकते हैं माउंटबेटन। तो ये कई प्रकार के कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को, तो ये याद रखना है। और बंगाल का कौन गवर्नर था, तो वो क्लाइव था, गवर्नर, ना कि गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। अब बचता है डी। तो सिंपल सी बात है, पहली बार ही अधिनियम आया था, तो इसलिए पहली बार ही इसमें प्रयास किया गया। तो ये 3 तो आपके सही हैं, अर्थात ये ऑप्शन आपका गलत है। अब ये गंदा टाइप का एमसीक्यू है, इस डेट में आपको कंफ्यूज किया है, तो आपको ये डेट नहीं याद रखनी। वैसे ऐसे एमसीक्यू आपसे पूछे नहीं जाते, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। हाँ, एक बात बस याद रखिए, वो ये कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1773 के अधिनियम के अंतर्गत हुआ था और संघीय न्यायालय का गठन 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था। ये लाइनें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तरीके से आप खुद ही देखिए कि आपका एक 1919 पे क्वेश्चन आ सकता है, 1784 पे आ सकता है, गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, वायसराय, इन पे आ सकता है, 1935 के अधिनियम पे आ सकता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ और आपको पता चल गया कि इसका पहला क्वेश्चन सही नहीं है। ठीक है, तो आप ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, यहाँ पे सारी बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये हमारा काम नहीं है। चलिए अगला है क्वेश्चन हमारा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में, ऐसे गोला कर लिया करिए कि संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या पूछा है आपसे कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, फिर यहाँ पे ऐसे गोला लगा लीजिए। ठीक, अब देखिए, इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, अभी मैंने बताया, तो हो सकता है। इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया, जिसे व्यापार संबंधी प्रबंधन का कार्य सौंपा गया। ठीक है, दूसरा है राजनीति संबंधी प्रबंधन का कार्य संचालक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में सौंपा गया। ठीक, चौथा है कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। अब ऐसे जब आपको क्वेश्चन मिले 4 टाइप के, तो इनको यहां से मत सॉल्व करिए, इनके लिए आप इसके ऑप्शंस को तुरंत चुना करिए। और ऑप्शन जब देखेंगे तो आप ये देखिए कि एक ऑप्शन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, अर्थात हम अगर एक चेक कर लें तो बी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, या हम दूसरा चेक कर लें तो हमारा एक और सी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसे आप चेक किया करिए। ठीक, तो हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन कि इस अधिनियम द्वारा द्वैध व्यवस्था प्रारंभ हुई, तो बिल्कुल सही बात है, प्रारंभ हुई थी। अब लेकिन क्या पूछा है, सही नहीं है। ठीक, तो अब तुरंत नीचे आ जाओ, यानी कि पहला ऑप्शन सही है लेकिन पूछा है नहीं, तो यानी कि पहला कट कर दो, तो पहला कट, पहला कट, पहला कट, ऑटोमेटिक अपना आंसर आ गया। हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम इसको पढ़ेंगे। ठीक, तो देखो क्या कह रहा है कि नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया जो व्यापार को देखता है। तो एक बात आपको बताएं, जो बिजनेसमैन होते हैं, आप हमेशा पढ़ेंगे कि कंपनी में लोग डायरेक्टर होते हैं। जो कंपनियां लोग स्टैब्लिश करते हैं, लाइक श्री आईएएस एकेडमी कोई आप ले लें, तो यहाँ डायरेक्टर मिलेंगे, कंट्रोलर थोड़ा ना मिलेगा। कंट्रोलर कहाँ पे आता है, पॉलिटिक्स में, किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी बॉडी। ठीक है, तो ये डायरेक्टर्स जो होते हैं वो व्यापार से संबंधित होते हैं, और जो कंट्रोलर होते हैं वो राजनीतिक प्रबंधन से संबंध होते हैं, अर्थात ये दोनों अपोजिट दिए हुए हैं। समझ गए? तो आप इसको ऐसे यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो ये द्वैध शासन व्यवस्था शुरुआत हुई बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, इसे कब समाप्त किया गया? तो इसे 1857 के युद्ध के बाद 1858 का जब एक्ट आया तो उसमें इन दोनों व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, इस द्वैध शासन को समाप्त किया गया, और इसकी जगह पे एक नए पद भारत सचिव का गठन किया गया। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि इसकी समाप्ति कब हुई थी। इसकी समाप्ति हुई थी 1858 के अधिनियम में। ठीक, और भारत सचिव के पद की कब समाप्ति हुई थी? 1947 के टाइम पे। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं इस अधिनियम में सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। किसमें? 1773 में। ठीक है, वो वहाँ पे 4 किए गए थे, लेकिन यहाँ पे आके इन्होंने इसकी सदस्य संख्या कम कर दी। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये सही था, तो चौथा भी सही था, लेकिन चौथे से हमारा आंसर थोड़ा ना निकलता। ठीक, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आप पढ़ लिया करिएगा, ठीक है, ये आप पढ़ लिया करिएगा। हो सकता है कोई ऐसी लाइन हो जो आपको और अच्छे से समझा दे, बट मेरा पर्पज़ है कि आप इनको पढ़ा करिए ताकि आपको नए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कई बार हमने आपसे पूछा है कि चार्टर अधिनियम किसे कहा जाता है, ठीक। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, चार्टर का मतलब होता है वाणिज्यिक पत्र, यानी कि व्यापार से संबंधित पत्र, ठीक है। और मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि उस समय इंग्लैंड में कई सारे लॉर्ड्स या कई सारी व्यापारिक कंपनियां उभर रही थीं, और उन व्यापारिक कंपनियों का मानना यह था कि जिस 1600 में कंपनी को आपने ईस्ट के साथ व्यापार करने के लिए भेजा था, ईस्ट का मतलब है इनका यहाँ से कि इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया या फिर अरब कंट्री के जो रीजन है वहां पे व्यापार करने के लिए आपको भेजा था, तो अब आप कंपनी के उस मोनोपोली को समाप्त करें, या कहें कि धीरे धीरे कंपनी को वहां से कहें कि आपकी मोनोपोली समाप्त होती है और अन्य व्यापारी भी यहां आएंगे। एक तरीके का आप ऐसा समझिए कि जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत भेजा गया तो इसको पेटेंट राइट दे दिया गया कि आपके अलावा कोई भी कंपनी ब्रिटेन से ईस्ट की ओर नहीं जाएगी, किसी अदर कंट्री से जा सकती है, लाइक डच से, हॉलैंड जैसे वगैरह गई थी, बट ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से नहीं जाएगी कोई भी, ठीक है। लेकिन आप समझते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ ब्रिटेन में, तो और भी नई कंपनियां उभर कर आई, उन्होंने भी पेटेंट के लिए अप्लाई किया कि हमें भी भेजो, और धीरे धीरे करके वहां पे महारानी की सत्ता से राजा की जब सत्ता आ गई तो ये चेंजमेंट आ गया, और इस चेंजमेंट के माध्यम से लॉर्ड्स ने कई सारे पदों पे जाके उन्होंने रिफॉर्म लाने की कोशिश की। तब कई सारे आलोचक थे, उन्होंने कहा कि अरे भाई ये वही कंपनी है जिसने मराठाओं को पराजित किया, ये वही कंपनी है जिसने हमें मैसूर से जितवाया, वही कंपनी है जिसने बंगाल पे आधिपत्य स्थापित किया। तो अचानक इसको आप मत समाप्त करो, इसको कई पार्ट्स में समाप्त करो, यानी कि धीरे धीरे करके। तो लोगों ने कहा चलिए ये भी अच्छी बात है, तो उन्होंने जो प्रोविजंस बनाए वो 20-20 ईयर्स के बनाए, 1793 का बनाया, 1830 का बनाया, 1833 का बनाया और 1853 का बनाया। अर्थात उन्होंने 4 अधिनियम के माध्यम से कंपनी की सत्ता को समाप्त करने का प्रयत्न किया। तो 1793 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, 33 का अधिनियम और 53 का अधिनियम, ये 4 मुख्य चार्टर अधिनियम के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात इसका विकल्प हमारा डी सही है। इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1813 की खास बात क्या है, तो 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए दिया गया, ईसाई मिशनरियों को भारत में अलाउ किया गया। 1833 की खास बात क्या है कि केंद्रीकरण इस पे टॉप पे पहुंच गया, विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। एक और खास बात, सती प्रथा जैसे कई सारे अधिनियम यहाँ पे आए। 1853 के अधिनियम के बारे में विधायी परिषद का गठन किया गया। काफी सारे प्रोविजन हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, बेसिक यहाँ पे आप जान गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये सभी चार्टर के रूप में जाने गए, एक तरीके का आज्ञा पत्र। और भी आपको कई सारी चीजें पता है कि 1813 के अधिनियम में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के कंपनी की मोनोपोली समाप्त कर दी गई थी, यानी कि 1813 के अधिनियम में यह कहा गया कि आप अगले और 20 वर्ष तक चाय का व्यापार कर सकते हैं और चीन के साथ व्यापार कर सकते हैं। लेकिन जो ही 20 वर्ष हो जाएंगे, अर्थात 1833 के अधिनियम में पूर्ण एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अगर आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ ले कि पूर्ण एकाधिकार कंपनी का किस अधिनियम के अंतर्गत समाप्त किया गया, तो 1833 के। कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया तो 1813 के, ठीक है। इससे ज्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इस लाइन को देखना, असत्य मतलब सत्य नहीं है, अर्थात एक तरीके का गलत है, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। अब आपको देखो एक चीज लग रही होगी, हमने जो चीज एमसीक्यू में पहले बताई उसी को इन्होंने नेक्स्ट में फिर से एमसीक्यू में क्रिएट कर दिया। हमने पढ़ा नहीं है, आप ये मत सोचिए कि हम पहले से पढ़े बैठे हैं तो आपको हम पूछ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इसी को बोलते हैं हुकिंग टैग सिस्टम एजुकेशन का, ताकि आप कोई भी चीज़ पढ़ें उसको इतनी बार रिवाइज कर लें कि जब कोई एमसीक्यू या कोई लाइन उसी से संबद्ध आपको दिखे तो आपके माइंड पे वो क्लिक कर जाए कि हाँ ये सही है या गलत है, ठीक है। तो देखिए 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई, हाँ सही है।
1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। आपको अभी मैंने बताया कि चाय और चीन का व्यापार छोड़कर, तो यानी कि ये गलत है और क्वेश्चन यही पूछा कि कौन सा असत्य है, तो हम कह देंगे बी यहाँ पे असत्य है। ठीक है, बट फिर भी हमें सी और डी पढ़ना चाहिए। कई बार क्या होता है, यूपीएससी बड़ा एक अच्छा काम करती है कि पूर्णता असत्य कौन सा है ना, तो नीचे तक के भी पढ़ लिया करें। ठीक, तो देखते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य की नियुक्ति हुई। आपको पता है वो विधि सदस्य कौन सा था, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बिल्कुल सही। और उन शख्स का नाम क्या था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इनके बारे में हिस्ट्री में एक लाइन फेमस है कि इन्होंने मतलब काफी कम समय में, या कहें कि उपयोगितावाद के सिद्धांत के तहत एक तरीके के अच्छे दिन आने वाले हैं, उनके रूप में इनको संदर्भित किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो आपको पता चल गया कि बी गलत है। बाकी आप यहाँ पे सब कुछ पढ़ लीजिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये काम आपके लिए रखा है, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो फिर डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, सीधे आप ही को पढ़ना चाहिए कायदे से, है ना। चलिए, अगला चार्टर, हाँ एक बात बतानी थी, 1833 का चार्टर आप याद रखना, 1813 का याद रखना, ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चार्टर 1853 का। एक और बात आपको बताएं, आजकल यूपीएससी क्या करती है, 1813 के चार्टर में जो भी क्वालिटीज बताई गई, ठीक है, जो भी फीचर्स थे उसमें, 1833 में जो भी फीचर थे, 1853 में जो भी फीचर थे, इन सबको अब मर्ज कर देती है एक साथ। यानी कि 1833 में हो सकता है 1813 की बातें डाल दे, 1813 में हो सकता है 1833 की बातें डाल दे। तो इसका एक ही समाधान है कि इन एक्ट को पढ़ते समय काफी ध्यान से पढ़ें कि किस एक्ट में कौन सी बात कही गई थी। ठीक है, चलिए, 53 का नियम काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है, चार्टर एक्ट 1853 के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। सब में यही पूछ रहा है, सही नहीं है, सही नहीं है। तो लिखा है चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था, तो बिल्कुल सही। हमने अभी पढ़ा कि 1793 था, 1813 था, 1833 था, 1853 था, यानी कि 4 चार्टर अधिनियम थे, तो इसमें ये अंतिम था, बिल्कुल सही बात है। इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया या प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सही बात है। यही तो इसका मेन फीचर था कि इंडिया के कई सारे प्रोमिनेंट लीडर्स, उन्होंने ये कोशिश की कि हमारे यहाँ आज जो आईएएस की सर्विस आप बोलते हैं, जिसकी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये उस समय आईसीएस हुआ करती थी। ठीक है, तो आईसीएस के एग्जाम को इंडिया में कराया जाए और ओपनली हो। ओपनली का मतलब समझते हैं, यहाँ पे ओपनली का मतलब ऐसा नहीं कि कॉपी आपको दे दी गई, पेन दे दिया कि आप करो बैठ के। ओपनली का मतलब होता है कि आप उसके सिलेबस को डिफाइन करें, आप उसकी आंसर कीज को डिफाइन करें, आप कॉपी कैसे चेक करते हैं इसको डिफाइन करें। जैसे अभी भी यूपीएससी की जो एग्जाम है वो पूरी तरह से ओपन नहीं है। आपको भी पता है कि आपकी आंसर की 1 वर्ष बाद मिलती है, आपको भी पता है कि आपके आंसर की में कोई एरर है तो वो पता ही नहीं चलता, मेंस की कॉपी आप कभी देख ही नहीं सकते। तो ये आज भी बना हुआ है। ठीक है, हाँ ये बात है कि सिलेबस आज पता है, लेकिन वही यूपीएससी सिलेबस से बाहर रह के क्वेश्चन पूछती है। ठीक, लेकिन बाद में हम जैसे लोग फिर उसको डिफाइन करते हैं कि सिलेबस के इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो वही है कहने का मतलब। तो ये आप समझ गए कि हाँ बी ऑप्शन सही है। तीसरा है, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के लिए एक विधान परिषद का गठन किया गया। मैंने आपको बताया कि एक विधायी परिषद का गठन किया गया, जो कि इसका मेन फीचर था। ठीक है, अंतिम है, इस अधिनियम ने भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की। देखो ये जो फीचर है ना, ये 1892 के अधिनियम में आया था, बजट पर बहस करने की शक्ति। और खास बात ये है, इनके बारे में बजट पे बहस करने के लिए कई सारे प्रोमिनेंट लीडर जैसे फिरोज शाह मेहता वगैरह, इनका नाम फेमस है, इन्होंने काफी अच्छी डिबेट की है, वो हिस्ट्री का पोर्शन है, वहां पे बताएंगे। एक क्वेश्चन और है कि बजट पर बहस की शक्ति तो प्राप्त थी, डिबेट कर सकते हो, बट वोटिंग का राइट अभी नहीं था। और ये वोटिंग का राइट इनको बजट पे मिला है 1909 के अधिनियम में।
अर्थात बजट पर बहस 1892 में, बजट पर वोटिंग का राइट 1909 के अधिनियम में, और 1909 के अधिनियम को मॉर्ले-मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें पृथक निर्वाचन की बात की गई थी एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, और बाद में यही चीजें फिर और बढ़ा दी गई थी। ठीक है, तो इतनी बेसिक चीजें हैं, बाकी आप यहाँ पे ये चीजें याद कर लें। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1858 के संदर्भ में। अब एक बात देखो, अभी तक आपने क्या पढ़ा, 1773 का रेगुलेटिंग वर्ड नाम से, फिर पढ़ा 1784 का पिट्स नाम से। तो ये नाम क्यों पड़े? रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब ये था कि कंपनी को रेगुलेट करना। पिट्स का मतलब ये था कि उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर पिट्स ने इसे जारी किया, तो पिट्स अधिनियम पड़ गया। बाद में कंपनी की वैलिडिटी को बनाए रखने के लिए 4 चार्टर अधिनियम आए, तो उनको चार्टर कहा गया, 1813, 1833 एंड 1853। बट जब 1857 का वॉर हो गया, या कहें नेशनल मूवमेंट हो गई, तो उसके बाद ब्रिटेन ने ये सोचा कि यही एक अपॉर्चुनिटी है कि इस EIC ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दें, और हम ये कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी बुरी थी। महारानी का जो शासक है वो काफ़ी शासन जो है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि महारानी ब्रिटेन में शासन करती हैं। तो आप देखिए कि ब्रिटेन पूरी तरह से गुजरात बन गया, पूरी तरह से मॉडिफाई हो गया, अच्छे दिन वहाँ के लोगों के आ गए, तो भारत के भी अच्छे दिन आ जाएंगे। तो यही सोच के भारतीय तो भारतीय थे, उन्होंने सोचा हाँ सच में आ जाएंगे, और पढ़े लिखे जो मूर्ख टाइप के लोग थे, विद्वान लोग थे, वो जब ब्रिटेन गए हुए थे तो उनको भी लगता था कि हाँ ब्रिटेन में सड़कें अच्छी हैं, ब्रिटेन में इंडस्ट्री अच्छी है, तो इंडिया में भी अच्छी हो जाएगी। बट उनको ये नहीं पता था कि ब्रिटेन एक शोषणकर्ता राज्य है, या कहें एक औपनिवेशिक मानसिकता से प्रेरित राज्य है, वो कभी भी भारत का कल्याण नहीं चाहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप वर्तमान प्राइम मिनिस्टर को मत ले जाइए कि वो औपनिवेशिकता से प्रेरित हैं, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि यही चीजें आपको एग्जाम में याद रहेंगी कि हाँ अच्छे दिन वाली बात 1858 के अधिनियम में हुई थी। ठीक है, और एक और यहाँ पे जो बात बतानी वो इसलिए भी क्योंकि 1858 के अधिनियम के बाद पाबना का एक विद्रोह होता है। ये विद्रोह जमींदारों के खिलाफ होता है, हालांकि जमींदारी प्रथा के खिलाफ नहीं होता है और ना ही उपनिवेशवाद के खिलाफ होता है, बल्कि जमींदार जो लगान की वसूली करते हैं उसके खिलाफ होता है। और वो लोग उस समय एक नारा देते हैं लोगों कि हम महारानी की रैयत होना चाहते हैं, अर्थात हमें जमींदार शोषित ना करें, महारानी शोषित करेंगी तो हम कहेंगे कि ये देश हित में है, राष्ट्रवाद के हित में है, भारत को बनाने के हित में है। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने की। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, 1858 में जो घटनाएं घट रही थी, इतने बड़े बड़े विद्वान जन उस समय भी थे। आज भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पीड़ित होंगे, परेशान होंगे, लेकिन झूठे छलावे राष्ट्रवाद में फंसे रहेंगे। ठीक है ना, तो उससे आपको भी बचना है। इसीलिए कहा जाता है कि हिस्ट्री हमको ये सिखाती है कि हमें अपनी पास्ट की मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है। बट वही कि हम हिस्ट्री पढ़ना ही नहीं चाहते, फालतू की यूट्यूब वाली पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कहानी वहीं से है। तो महारानी के शासन की शुरुआत होती है और यहाँ पे कई सारे नए प्रोविजन आते हैं। इन्होंने एक तरीके से आपको मैंने बताया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया, भारत के राज सचिव के पद को गठित किया। तो देखो यहाँ पे दिया है, कंपनी में इसकी व्यवस्था बनी रही, मैंने आपको बोला इसको समाप्त कर दिया गया। अब यहीं पे देखा करो, जब यहाँ आपको दूसरा ऑप्शन मिल गया कि गलत है और पूछा है कौन सा सही है, तो आप दूसरे को यहाँ पे जहां जहां दिखे एलिमिनेट कर दो। ये कट कर दिया, अब आपके 2 ऑप्शन बचे। अब यहाँ पे एक जो बेहतरीन होशियारी है वो क्या, एक हमें चेक नहीं करना क्योंकि दोनों में है, 3 चेक नहीं करना क्योंकि दोनों में है, अर्थात हमें केवल 4 चेक कर लें तो पता चल जाएगा कौन सा आंसर सही है। तो चौथे को देखो, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम वायसराय बने। अरे भैया, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रथम वायसराय कैनिंग बने, और कैनिंग की एक और खास बात कि वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो ये दोनों खास बातें यहाँ पे। तो यहाँ कैनिंग आएगा, यानी कि चौथा गलत है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हुआ कि केवल और केवल 1 और 3 हमारा यहाँ पे सही है। अब अपने आप देख लो कि गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया, तो समझ गए। अब यहाँ पे एक वर्ड ये जो आया है ना वायसराय, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है महारानी का प्रतिनिधि,
अर्थात महारानी ने किसी को भेजा। जैसे आप देखेंगे यूपी इलेक्शन हो रहे हैं तो यूपी इलेक्शन में क्या बोला जाता है भारत सरकार, वर्तमान सरकार के द्वारा, कि डबल इंजन की सरकार है ना। डबल इंजन का मतलब क्या होता है कि एक केंद्र में गवर्नमेंट है बीजेपी की एंड स्टेट में भी बीजेपी की, है ना। तो ये एक कहीं ना कहीं संघवाद की मानसिकता के अगेंस्ट है, यानी कि जिन स्टेट में बीजेपी नहीं है तो सेंट्रल वहां सिंगल इंजन से काम करने देगा। आप इंटरव्यू में ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या है क्या नहीं है, मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला है हमारा 1861 के अधिनियम के बारे में, और पूछा कि कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य पे ऐसे गोला लगा दो। अब एक बात बताएं, 1857 का विद्रोह अचानक हुआ था और अचानक होने के बाद कंपनी को जल्दी ही वापस भेज दिया गया और जल्दबाजी में 1858 का अधिनियम आ गया। अर्थात कोई सोची समझी प्रक्रिया नहीं थी कि ऐसा इतनी जल्दी घटित होगा। तो जब 1858 का अधिनियम आ गया तो उसमें कई सारे रिफॉर्म रह गए थे, तो कंपनी ने सोचा क्यों ना हम आगे चल के इन रिफॉर्म को फिर से लाएं। तो उसने अगले ही 3 वर्ष के बाद 1861 का अधिनियम जारी किया और उसमें कई नए प्रोविजन जोड़े जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पहला कि एक तो इसने विकेंद्रीकरण व्यवस्था की शुरुआत की। मैंने आपको अभी बताया था कि 1833 के अधिनियम में पूर्ण केंद्रीकरण हो गया था, लेकिन 1858 के अधिनियम में विकेंद्रीकरण। इन दोनों शब्दों का क्या मतलब? केंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि सारी की सारी पावर गवर्नर जनरल में कंसंट्रेट कर दी गई, एकाग्र कर दी गई, पूरी की पूरी उसी के पास पावर चली गई। कोई भी काम अगर होना है प्रोविंस लेवल पे भी, प्रांतीय लेवल पे भी, तो गवर्नर की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि गवर्नर अपनी पावर को अलग अलग प्रोविंस में, अलग अलग तालुके में, ग्राम में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जैसे इंडिया के संदर्भ में आप ले लो कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की पावर अलग है, हाई कोर्ट की पावर अलग है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कहें जिला अधिकारी की पावर अलग है, सेशन कोर्ट की अलग है, ग्राम न्यायालयों की अलग है। अर्थात कोशिश ये की जाती है कि आपके जो केसेस हैं वो ग्राम लेवल पे ही सॉल्व हो जाएं, उसके बाद आप इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएं, उसके बाद आप सेशन कोर्ट पे जाएं, ठीक है, फिर हाई कोर्ट पे, फिर सुप्रीम कोर्ट पे। तो इसको विकेंद्रीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो यही काम यहाँ पे किया गया, पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया, अर्थात एक तरीके से विकेंद्रीकृत किया गया। तो ये बिल्कुल बात सही है कि हाँ किया गया, लेकिन पूछा है असत्य, हमने यहाँ पे देख रहे हैं सत्य। फिर है कि इस अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश निकालने की शक्ति प्रदान की जिसकी अवधि 1 वर्ष थी। ये गलत है, 1 वर्ष की अवधि नहीं थी, 6 माह की अवधि थी। आज भी आप देखते हैं कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के पास अध्यादेश निकालने की पावर है। अध्यादेश का सामान्य सा मतलब ये होता है कि यह आदेश उस समय निकाला जाता है जब 2 सदन जो हमारे यहाँ वर्तमान में हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में या तो कोई एक सदन ना हो या दोनों ना हो, तो उस समय की स्थिति में अगर कोई कानून बनाने की जरूरत पड़े तो हम क्या करें। जैसे आप देखिएगा कि भारत में 3 तलाक के इशू पर अध्यादेश आया था, कानून बाद में बना। एक और मुझे याद नहीं आ रहा है, उस पे भी मतलब हाँ, निर्भया केस में भी अध्यादेश आया था और बाद में उस पर कानून बनाया गया, यानी कि दोषियों की सजा के लिए जो नाबालिग की उम्र होती है उसको कम करना था, है ना। तो उस पर भी अध्यादेश आया, बाद में संसद ने उस पर कानून बनाया। यहाँ तक कि आप जीएसटी को भी लेकर अगर देखेंगे तो उसमें भी अध्यादेश आया था, ठीक है। तो अध्यादेश का मतलब ये होता है, बाकी आगे डिटेल में अध्यादेश हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए कि ये गलत है। इस अधिनियम ने कैनिंग के द्वारा प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। पोर्टफोलियो का मतलब होता है विभागीय व्यवस्था, विभागीय का मतलब होता है डिपार्टमेंट्स। जैसे आज भी जब आप आईएएस बनेंगे, सिविल सर्वेंट बनेंगे, तो आपको कई सारे डिपार्टमेंट्स मिलेंगे। कई सारे डिपार्टमेंट का मतलब, एक तो आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखना पड़ेगा, आपको हेल्थ का डिपार्टमेंट देखना पड़ेगा, आपको जो ग्राम न्यायालय हैं उनको देखना पड़ेगा। कई बार आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में भी काम करेंगे, कई बार चुनावों में भी काम करेंगे, अर्थात काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में आप काम करेंगे। तो उन डिपार्टमेंट्स में भी तो कोई हेड होगा, ऐसा थोड़ा ना कि आप हर जगह जाएंगे, वहाँ के आप हेड से बात करेंगे। जैसे हेल्थ की अगर हम बात करें तो आप वहाँ के सीएमओ से बात करेंगे, चीफ मेडिकल ऑफिसर से। आप ग्राम स्तर पे जाएंगे तो वहाँ के पंचायत प्रमुख से बात करेंगे।
आप अगर किसी कोर्ट सिस्टम में जाएंगे तो वहाँ की न्यायपालिका से बात करेंगे। मतलब कहने का यही है कि हर एक चीज़ को कैटेगराइज कर दिया गया, फोल्डर वाइज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पहले सब कुछ एक के हाथ में था, अब उसको डिवाइड किया गया। जैसे यूपीएससी की तैयारी कई बच्चे करते हैं, मैंने देखा है, तो उनका क्या होता है ना कि एक ही कॉपी में दुनिया भर के सारे नोट्स होते हैं, ठीक है। मतलब वो कॉपियों को कैटेगराइज नहीं बनाते, चाहे वो करंट अफेयर्स की बात हो, हिस्ट्री की बात हो, पॉलिटी की बात हो, घिची पिची करके एक ही में लिख लेते हैं सब कुछ और सोचते हैं सब कुछ इसी में हो गया, जो गलत है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। तो आप ये बातें समझ गए। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपने देखा कि इसमें पूछा है कि असत्य है यानी कि गलत कौन सा है, ठीक। तो आपने देख लिया 1 वर्ष नहीं था, 6 वर्ष की, यहाँ पे 6 महीने की बात यहाँ पे की गई थी। बाकी आप इस चीज को पढ़ लेना, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपसे पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है, ध्यान देना। क्वेश्चन है कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। मैंने आपको बताया था पहली बार बजट प्राप्त करने की शक्ति कब हुई थी, 1892 में। वोटिंग का राइट जरूर मिला था 1909 में, तो ये गलत हो गया हमारा। तो पहला गलत है, अब यहीं चेक कर लो ऐसे। तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, इतनी मेहनत बच गई, हमारा आंसर बी आ गया। बट फिर भी चेक करते हैं। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। देखो, सांप्रदायिक हो या पृथक हो, ये 2 वर्ड आते हैं कि पृथक निर्वाचन प्रणाली और सांप्रदायिक। इसका क्या मतलब? इसका सामान्य सा मतलब ये है, अब तो नहीं है इंडिया में बट पहले था। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव में खड़ा हुआ है तो उसे केवल और केवल कोई मुस्लिम ही वोट करेगा, उसे कोई हिंदू वोट नहीं कर सकता। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो मुस्लिम वोट करेगा, तो मुस्लिम ही जीतेगा, हिंदू जब वोट ही नहीं करेगा, ठीक। हिंदू कैंडिडेट अगर खड़ा हुआ है तो हिंदू को हिंदू लोग ही वोट करेंगे, अन्य कोई नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं पृथक निर्वाचन, अलग अलग सबका निर्वाचन, ठीक है। तो एक तरीके का आप समझ सकते हो इंडिया की यूनिटी के अगेंस्ट ही है। यह अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। आपको पता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आया था? 1909 में, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज बताते हैं आपको। आप यहाँ पे हमेशा नाम पढ़ेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार, इनका क्या मतलब होता है? मार्ले वास्तव में सचिव थे, भारत सचिव जिनको बोलते हैं, और मिंटो उस समय के गवर्नर थे। इसी तरह से मॉन्टेग्यू जो थे उस समय भारत सचिव थे, और चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के गवर्नर, सॉरी वायसराय, गवर्नर मैं कह रहा हूँ, वायसराय, ठीक है। मिंटो भी वायसराय थे, तो ये वायसराय थे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो तीसरा भी आपका गलत, अर्थात आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हुआ, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आप पढ़ लेना यहाँ पे, ठीक। मॉर्ले भारत सचिव, लॉर्ड मिंटो वायसराय। कहने का मतलब जो पहला व्यक्ति होगा ना, कंपनी का प्रतिनिधि है, सेक्रेटरी है एक तरीके का, तो फर्स्ट में आएगा, सेकंड में वायसराय आएगा। चलिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई डायमेंशन में पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है द्वैध शासन की व्यवस्था कब आरंभ हुई, तब भी आप इसका उपयोग करेंगे। प्रांतों में द्वैध शासन कब लगा, तब भी आप इसका उपयोग करेंगे। केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था कब आई, तब भी आप इसका उपयोग करेंगे, है ना। तो ये कई सारे क्वेश्चन बनाता है। तो देखते हैं, पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। इस अधिनियम में भारत में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। बिल्कुल सही बात है। उत्तरदायी का मतलब ये होता है कि कोई भी काम गवर्नर जनरल अगर करेगा और वो कृत्य अगर गलत है तो उसके प्रति वो जवाबदेह होगा। जैसे आज भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कोई अगर बजट, कोई स्कीम अगर लॉन्च करते हैं या किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट होता है तो पार्लियामेंट के मेंबर पार्लियामेंट में जवाब देते हैं, बताते हैं कि ये गलती हाँ हुई है या ये अच्छाई हमारी हुई है, ये योजना है, ठीक है। इसको बोलते हैं उत्तरदायी। अगर जवाब ही ना दे कोई व्यक्ति तो इसको बोलते हैं नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अर्थात ये उत्तरदायी नहीं है। जैसे आप अगर असफल होते हैं, आप सफल होते हैं, तो आप बताएं कि आप असफल क्यों हुए और अपनी फेलियर्स को एक्सेप्ट करें, ठीक। तो वही चीज है यहाँ पे। उत्तरदायी शासन की शुरुआत हुई तो आप कहेंगे सही है, जबकि पूछा है सत्य। खैर, अगला, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था आरंभ हुई, ये भी सही है। अब एक बात यहाँ पे तथ्य याद रखना, केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था, ठीक है, और प्रांतों में
द्वैध शासन, ये दोनों व्यवस्था 1919 के अधिनियम में आई, ठीक है। और 1935 के अधिनियम में क्या हुआ कि केंद्र में द्वैध शासन आया और प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। स्वायत्तता का मतलब ये है कि कुछ लोकल जो कानून है वो आप अपने हिसाब से बनाएं, ठीक है। द्वैध शासन का मतलब ये होता है प्रांतों में कि आरक्षित और हस्तांतरित विषयों को डिवाइड कर दिया गया, अर्थात कुछ ऐसे विषय जिन पर केवल और केवल गवर्नर जनरल ही कानून बनाएगा और कुछ ऐसे विषय जिनमें वहां के लोकल चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाएंगे, ठीक है। द्विसदनी का मतलब दो सदन, आज के जैसे लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन उस समय उनका नाम ऐसा नहीं होता था, उच्च सदन और निम्न सदन के रूप में संदर्भित किया जाता था, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन, आपको पता है केंद्र में द्वैध शासन कब आया? 1935 में, तो ये गलत हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे सी आपका गलत है। बाकी मैंने आपको बताया था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया जाता है, सिखों को, महिलाओं को, इन सबको भी आगे जाके धीरे धीरे प्रमोट किया जाता है। तो बस इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना, बाकी आप इसको पढ़ेंगे आप यहाँ से ये चीज़ें समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये आप देख सकते हैं, पहले मुस्लिमों को दिया 1909 में, फिर सिखों को दिया गया, ईसाइयों को, एंग्लो इंडियन को एंड यूरोपियन को। 1935 का जब आया तो महिलाओं को भी दिया गया, यहाँ तक कि दलितों को भी दिया गया, लेकिन दलितों को पूना पैक्ट के माध्यम से आरक्षण में कन्वर्ट करा दिया गांधी जी ने, ठीक है, अंबेडकर साहब के साथ में मिलकर। वो क्या कहानी वो वहाँ बताएंगे। तो इतनी बातें आप समझ गए, ठीक है। बाकी कुछ एक दो तथ्य और याद कर लेना कि एक वैधानिक आयोग का गठन हुआ, बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, है ना, लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, यहाँ से भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में द्वैध शासन, संघीय व्यवस्था, संघीय न्यायालय की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, निम्न में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? हो सकता है इन पांचों में आपको पांचों ना आते हो, कोई एक आता होगा। जैसे अभी मैंने पहले ही आर्टिकल में बताया था कि संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम में हुई, तो आप यहाँ से 4 नंबर उठा लीजिए। अब यहाँ देखिए 4 किस किस में, तो पता चला इसमें नहीं है, एक को कट कर दो, इन 3 में है, ठीक। अब एक चीज यहाँ देखो कि यहाँ दिया 1 2 3 4, यहाँ दिया 1 3 4 5, नीचे सभी है, मतलब 1 2 3 4 5। अब यहाँ कॉमन देखो, अर्थात एक सब में कॉमन है तो एक को हमें नहीं चेक करना है, 2 यहाँ पे सब में कॉमन नहीं है, यानी कि 2 यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, लेकिन 3 सब में कॉमन है और 4 कॉमन है, यानी कि 1 3 4 इनको हमें नहीं चेक करना है, हमें केवल 2 को और 5 को चेक करना है, ठीक है। तो अब 2 और 5 को केवल चेक करो। पांचवा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, तो हमें पता है कि हाँ 1935 में हुई थी, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, तो 5वां सही है, तो यानी कि ये 5वां हमारा सही है, तो ये कट गया क्योंकि इसमें 5वां है ही नहीं, ठीक। अब बचे 2, अब 2 में केवल हमें दूसरा चेक करना है, तो दूसरा देखो क्या दिया है, प्रांतों में द्वैध शासन। अभी मैंने आपको बताया कि प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में आया था, ना कि 1935 में, तो अपने आप पे कट गया, यानी कि सी। ऐसे होता है एमसीक्यू को एलिमिनेट करना, कम नॉलेज में भी एमसीक्यू को अच्छे ढंग से एलिमिनेट करना, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना होगा, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से हमारे सारे आज के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। उम्मीद है कि आप समझ ही गए होंगे कि हमने इन 10 क्वेश्चन के माध्यम से 50 एमसीक्यू किस हिसाब से कवर करा दिए आपके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले 10 नए क्वेश्चन के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।